नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था सैंपल पेपर क्लास 10 साइंस के लिए, उसका पार्ट बी आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम उसका आंसर करते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम ऑडियंस को कवर करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो क्लास 10 के अभी करंटली बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पार्ट बी की ओर चलते हैं। तो पार्ट बी का जो सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है इन फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। तो देखो यहाँ पर वर्ड की फॉर्म में आपको एक रिएक्शंस दे रखी है, तो सबसे पहले आपको केमिकल फॉर्मूला के नाम अकॉर्डिंग इसको चेंज करना पड़ेगा और फिर जो भी नंबरिंग आती है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स है, वो दोनों तरफ इक्वल करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 और कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और ये मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो देखिए, जिंक के साथ किसका रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट का। और आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है AgNO3। तो देखिए जिंक का Zn प्लस AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 टू Ag। तो यहाँ पे देखो NO3 नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 है, ऑर्गन 2 है तो यहाँ पे भी ऑर्गन के 2 है, जिंक देखो अकेला है तो जिंक अकेला है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर होते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन को बच्चों कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके बच्चों, क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी मीडियम के लिए ये चीज हिंदी में भी लिखी गई है, लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एक ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर, मतलब विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन जिंक्स रिएक्शंस विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कह रहा है जिंक किस के साथ रिएक्शन करे जिससे ये जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो ये कौन सी गैस को प्रोड्यूस करेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, और साथ ही साथ आप इसको किस तरीके से पहचानेंगे। तो यहां पर देखते हैं इसका आंसर। देखिए व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो देखते हैं। इसके लिए किया जाता है पॉप टेस्ट। आपने देखा होगा दिवाली पे आपके पॉप अप वाले फटाके आते थे जिसको नीचे फेंकते ही आवाज आती थी। ओके, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब। तो एक जलती हुई जो तीली है, वो माचिस की तीली को हम उसके पास लेके जाएंगे, किसके पास, टेस्ट ट्यूब के पास, जिसके अंदर ये गैस भरी हुई है। तो इफ इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड, यानी पट 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 पटाखे की आवाज आती है, तो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या कंफर्म कर देता है कि इसके अंदर कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, 2 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, देखिए अच्छे से और इसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, ठीक है। एम्फोटेरिक का मीन्स होता है उभयधर्मी, जो 2 तरह की प्रकृति को शो करे, 2 नेचर जिसके हो। गिव एग्जांपल ऑफ 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको 2 एग्जांपल देने हैं, किसके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है कौन से ऑक्साइड, दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस,
मतलब जो कि रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। जैसा मैंने अभी इसका नाम जैसे शो कर रहा है एम्फोटेरिक, एम्फो मीन्स होता है डुअल नेचर के, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों वो बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हम लेते हैं तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एसिड और बेस के साथ क्या क्या रिएक्शंस होता है वो देखते हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 एसिड के साथ यानी कि 6HCl के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो ये 2AlCl3 बनाता है और यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये एक तरह का क्या है बच्चों, सॉल्ट, और ये क्या बनाता है, वाटर प्रोड्यूस करता है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरह की रिएक्शन है बच्चों, तो आप कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। ओके, डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सी है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगला है, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है Al2O3 तब क्या होता है बच्चों, तो Al2O3 बेस है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, ये एक बेस है और वाटर भी साथ में डाला एक्वा सॉल्यूशंस के रूप में, तब ये क्या बनाता है बच्चों, तब ये बनाता है ये सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर। यहां पर ये साइन लगा देना, ये प्लस में। ओके, वाटर प्लस ये सॉल्ट बनाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला होता है ZnO बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ZnO। तो रिएक्शन जब एसिड के साथ करता है तब क्या होता है, ये ZnO रिएक्ट किया HCl के साथ तो क्या बनाएगा बच्चों, जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnCl2, और क्या बनाएगा, वाटर। ओके, ये भी क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर। ओके बच्चों, अगला देखो, बेस के साथ करता है तब क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्या बनाया, वाटर प्लस सोडियम जिंकेट हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस तरीके से ये अभिक्रियाएं हैं। हिंदी में भी मैंने लिखा है, आप अच्छे से इसको देखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास बच्चों, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उसको समझाने की ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, जिसके बाद एग्जामिनर इसको देखकर हमें पूरे 2 में से 2 नंबर दे दे। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो किस तरीके से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं तो जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो वी टेक ऑक्सीजन, जब ब्रीद आउट करते हैं वी आउट कौन सा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही ऑक्सीजन लेके ब्रेकडाउन होके ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी को, एटीपी जिसको अपन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर। तो ये सब चीजें प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दिस प्रोसेस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो प्रोसेस होता है किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये आपको पता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, एकदम क्लियर। एंड इन्वॉल्व्स glycolysis and the Krebs cycle and the electron transport chain। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का वो यहाँ पर होता है। और हमने
ऐसा लिखकर 2 नंबर प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, वो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझाइए, यानी कि द प्रोसेस ऑफ gravitropism with diagram. With the help of diagram you just have to explain the process gravitropism. ओके, तो ग्रेविट्रोपिज्म को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ग्रेविटोप्रिज्म इज अ प्लांट्स ग्रोथ रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के साथ जो प्लांट रेस्पॉन्स करता है, प्लांट की जो ग्रोथ रेस्पॉन्स करती है कि वो ऊपर की ओर बढ़ रही है कि जमीन के सहारे बढ़ रही है या नीचे की ओर बढ़ रही है। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है, रूट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड द पुल टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है इसको खींचती है और नीचे की तरफ ये रूट जब बढ़ती है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ओके, एंड दिस एंश्योर दैट द प्लांट कैन एंकर itself firmly in the soil, तो प्लांट अपने आप को firmly strongly अपने आप को खड़ा कर सकता है किसके अंदर, सोइल के अंदर, एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, और एब्जॉर्ब क्या करता है बच्चों, वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकता है। आगे बात करते हैं नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म। तो नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, शूट्स मतलब जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, धरती से जो बाहर निकल रहा है, अर्थ से जो बाहर निकल रहा है, उसको शूट बोलते हैं, जिसके अंदर ये आपके तना भी होता है, ये पत्तियां भी होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो शूट्स ग्रो अपवर्ड अवे फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी, दिस अलाउज द प्लांट टू रीच द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड मेकिंग का काम यहाँ पर इसको करता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 तरीके के जियोट्रोपिज्म होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव बच्चों। ओके बच्चों, अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चंस वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि आवर्त बीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। इंग्लिश में पढ़े तो एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर बाय ड्राइंग लेबल्ड डायग्राम। तो देखते हैं, देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले एन एंजियोस्पर्म फ्लावर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है पेडिसल। कौन सा पार्ट होता है, पेडिसल पार्ट होता है। तो पेडिसल क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। द स्टॉक दैट सपोर्ट द फ्लावर, वो ऐसा स्टॉक, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है जो कि सपोर्ट करता है किसको, फ्लावर को। ओके, अगला है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है बच्चों वो देखते हैं। द swollen end of the pedicel where the floral parts are attached। तो ये फ्लोरल पार्ट जहां अटैच है, ये जो पार्ट है वो कहलाता है आपके थैलेमस। अगला है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है बच्चों वो देखते हैं। द आउटर मोस्ट होल ऑफ ए सेपल which are casually green and protect the flower bud। फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये देखो सेपल, ये जो है ये हिस्सा, ठीक है। अगला है कोरोला। द सेकेंड होल ऑफ ए petals which are often brightly colored to attract pollinators। तो अंदर की तरफ ये pollinators होते हैं, इसको अट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं। अगला है एंड्रोसियम। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ stamens। Each stamens has a filament and an anther that produce a pollen grains। अगला है जाइनोसियम। ये क्या होता है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, तो वो बच्चों होता है ये एंड्रोसियम, और फीमेल होता है जाइनोसियम। ओके, consisting of a carpels, each carpel has a stigma, style and ovary।
The ovary contains ovals which develop into seeds after fertilization. fertilization के बाद वो seeds में convert हो जाते हैं। तो ये डायग्राम है, लेबल डायग्राम, आप अच्छे से देखना इसको किस तरीके से ये काम करता है। और हिंदी मीडियम के लिए ये मैंने लिखा है कि बाह्य दल पुंज, पुष्पांशन, पुष्पवृत्त, ये पुंकेसर पुंज, दल पुंज और स्त्री केसर पुंज, ये क्या होते हैं आप इसको देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ये देखिए, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक डायग्राम। एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाकर आपको ये बताना है किस तरीके से वी कैन डिटरमाइन द सेक्स। ओके, तो यहां पर बताया गया है सेक्स डिटरमिनेंस इन ह्यूमन इज अ जेनेटिक प्रोसेस। तो ये एक तरह का जेनेटिक प्रोसेस है दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये डिटरमाइन करता है किसको, सेक्स को, एक इंडिविजुअल को, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई। और आपको पता है ये डिटरमाइन किया जाता है द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई बिकॉज we all have, male and female both have 23 pairs of chromosomes. 22 are the same but 23rd are different. Female have XX while male have X and Y. Means if it is a baby boy, it is a baby girl, the all responsibilities and the person responsible for the baby boy and baby girl is a father or a male. Clear? Female have 2 X chromosomes XX and males have 1 X and Y chromosomes XY. टोटल मिला के 2 होते हैं यहाँ पर। The sex of a child is determined by the sperm cell that fertilizes the egg. मतलब क्या, कौन सा sperm cell है जो egg को fertilize यहाँ पर करेगा। अगर x और y करता है तो बॉय है वो आएगा, और x और x करता है तो आपके गर्ल आएगी। ओके, आगे बात करते हैं। द चाइल्ड विल बी अ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, XX होगा तो गर्ल और XY होगा तो बॉय। यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये देखो x और x मिलकर क्या बनाते हैं, ये देखिए क्या बन रहे हैं, देखो x फीमेल का x मेल का मिलकर क्या बनाया, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, और x और ये y ये मिलकर क्या बने, बेबी गर्ल। x और x मिलकर क्या बने, बेबी गर्ल, ये बेबी बॉय, ये बेबी गर्ल, ये बेबी बॉय। ओके, एक्स वाई क्या होगा, बॉय, और एक्स एक्स क्या होगा, गर्ल। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखा और आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वो देखिए फिजिक्स से आया है क्वेश्चन। फिजिक्स का जो पार्ट है क्लास 10 का उसका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लाइट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ क्या होगी भाई साहब, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है। ठीक है, ये मिरर है, ठीक है, ऐसा मिरर है, तो फोकल लेंथ हमेशा कहाँ होगी, यहाँ इस तरफ होती है। तो कितनी है, माइनस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 25, यानी कि u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 25। ठीक है, एंड इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बोले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस बतानी है, तो यानी कि v फाइंड करना है हमें। तो v के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में अपन कहे तो दर्पण सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u यहाँ पर हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/ माइनस का 15 प्लस इक्वल टू 1/v प्लस 1/ माइनस का 25। ये माइनस वाला इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और जब इसको ये देखो, ये 1/ माइनस का 15
वो इधर लेके जाऊंगा 1/25 इक्वल टू 1/v। तो इसका एलसीएम ले तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपके 75। तो ये माइनस का 5 और ये प्लस का 3 इक्वल टू 1/v। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके माइनस का 2/75 इक्वल टू 1/v। अब इसको रेसिप्रोकल कर ले तो v इक्वल टू आ जाएगा 75 अपॉन माइनस का 75/2। जब इसको काटेंगे तो माइनस का 37.5, यानी कि जो इमेज बनेगी वो भी जहां पर जिस और आपके ऑब्जेक्ट रखा है उसी ओर बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी बोलो, और कैसी बनेगी, रियल और एक क्लियर इमेज वहां पर बनेगी। और किस तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, A student has difficulty in reading the blackboard। स्टूडेंट को डिफिकल्टी है ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है, while sitting in the last row, जब वो क्लास के अंदर सबसे लास्ट रो में बैठा है। What could be the defect the student is suffering। तो कौन सी तरह की जो डिफेक्ट है जिससे स्टूडेंट है वो सफर कर रहा है या परेशान हो रहा है। राइट टू रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ दिस साइड। तो आपको दो रीजन बताने हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो हाउ कैन इट बी करेक्टेड, और किस तरीके से हम इसको सुधार सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम अ रिफ्रैक्टिव एरर। कैसी एरर है, रिफ्रैक्टिव एरर, या फिर स्पेसिफिकली अपन कह सकते हैं वो मायोपिया या नियर साइटेडनेस बीमारी से ग्रसित है, यानी कि दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं। टू रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ दिस डिफेक्ट कुड बी एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। आईबॉल का एलोंगेशन, आईबॉल क्या होगी, चौड़ी होगी, जिसके कारण लंबी होगी। द आईबॉल बिकम्स टू लॉन्ग कॉजिंग द इमेज टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसके कारण इमेज है वो रेटिना के सामने फोकस नहीं हो पा रही है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कोर्निया, और जो कोर्निया का जो कर्वेचर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। द कोर्निया, द क्लियर फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बिकम्स टू कर्व्ड causing light rays to bend too much and focus in front of the retina। तो इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, this defects can be corrected by wearing concave lenses। तो कॉनकेव लेंस पहनकर इसको सही किया जा सकता है। जैसे ही कॉनकेव लेंस का अपन ग्लासेस पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन सी क्लियरली। डाइवर्ट लाइट रेज बिफोर दे एंटर द आई हेल्पिंग टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपको समझ आया, और इस बच्चे की जो समस्या का निवारण भी हमने यहाँ पर किया। क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये है बच्चों आपका लेफ्ट हैंड रूल। और यहाँ पर देखो ये हाथ जैसे बना हुआ है, इस तरीके से अगर आप इसको हाथ को बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, तो इसको आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या कहता है फ्लेमिंग साहब, फ्लेमिंग साहब कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ यू स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि तीनों के तीनों को आप परपेंडिकुलर बना दिए एक दूसरे के, तब थंब रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन ऑफ ए कंडक्टर, और फोर फिंगर आपको बताएगा इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर बताएगा द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि इस हैंड के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, हिंदी में कहे तो जो अंगूठा है वो चालक की गति या बल की दिशा को बताएगा, और तर्जनी यानी कि जो बीच वाली उंगली है ये वाली, ठीक है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी, और ये जो मध्यमा है ये आपके विद्युत धारा की दिशा को इंगित करेगी। तो इस तरीके से हमने ये जो 10 क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के वो हमने यहाँ कंप्लीट किए। ठीक है, अगले वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। भाई इस पे क्लिक करना।